जय हिंद दोस्तों, मैं एग्ज़ाम फॉर रोज़गार में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम अपने इस चैनल पर रीजनिंग की क्लास शुरू करेंगे। आज ही हमारे रीजनिंग की पहली वीडियो होगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि टीचर को 8412745 के रूप में कोड किया जाता है तो बताइए चीटर को किस रूप में कोड किया जाएगा। देखिए, ऐसे सवालों में अधिकतर हम देखते हैं कि दिए गए शब्द में क्या दो सेम टू सेम शब्द अंग्रेजी के वर्ड दिए गए हैं। तो हमने यहाँ देखा कि ई 2 बार दिया गया है। फिर देखेंगे क्या ई को हर बार एक जैसे ही अंक से कोड किया गया है, जैसे कि ई बराबर यहाँ पर है 4। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर ई बराबर 4 है और यहाँ पर भी ई बराबर 4 दिया गया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर अंग्रेजी के वर्ड को सीधा सीधा एक अंग्रेजी के अंक से कोडित किया गया है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर चीटर का क्या अर्थ होगा, चीटर को किस प्रकार कोड किया जा सकता है। तो दोस्तों सी को लिखा गया है यहाँ पर, ये है 1 2 3 4, तो 2, तो सी बराबर 2 आएगा। फिर एच, फिर ए, टी ई आर। एच बराबर दोस्तों हमने देखा था एच बराबर 7, तो एच बराबर 7। ई बराबर हमने देखा था कि ई बराबर 4। ए बराबर 1 2 3, 3 बराबर यानी कि 1। टी बराबर था हमारा शुरू में 8। ई बराबर फिर वही 4 और आर बराबर लास्ट वाला 5, तो यहाँ भी आएगा 5। तो हमारा हो जाएगा 2741845, 2741845, यानी कि हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं कि वह संख्या चुने जो नीचे दी गई अन्य संख्याओं से भिन्न है। दोस्तों यहाँ पर एक संख्याओं की एक श्रेणी दी गई है जिसमें हमें देख कर बताना है कि किस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं और कौन सी इसमें गलत है। तो दोस्तों हमने इसमें देख पाया कि यहाँ पर +1 ऐड हो रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि +3 ऐड हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ चेक कर पा रहे हैं कि +8 5 13, यानी कि हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यहाँ इसके बाद आ रहा है प्लस के 7 होगा, क्योंकि 1 3 5 7 9 11, यानी कि एक अभाज्य संख्या आने वाली संख्या में प्लस की जा रही है। तो 7 के बाद आ जाएगा 5 के बाद 7, तो 1 3 1 1 3 प्लस के 7 बराबर होगा 120, जबकि यहाँ पर दिया गया 190। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 190 किए गए 120 आएगा। फिर देखते हैं अगर हम 120 में 7 जोड़ते हैं तो 9 जोड़ते हैं तो 129, फिर इसमें 11 जोड़ते हैं तो 140। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों इसमें दिया गया है राजन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है और 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों देख सकते हैं, माना ये वर्तमान आयु है इनकी और ये 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व। तो हम देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व में ये राजन, ये उसके पिताजी, उन्होंने कहा कि 5 वर्ष पूर्व राजन के पिता उससे 3 गुना थे। माना राजन की उम्र x थी तो उसके पिता की उम्र 3x। तो वर्तमान में क्या हुआ, यानी कि 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान में उन्होंने कहा है कि राजन, अब पहले वर्तमान में आ जाएंगे x प्लस के 5 इसके मुकाबले और 3x प्लस के 5, ये उनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राजन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, यानी कहने का मतलब क्या है, इस आयु से अगर हम इस आयु को घटाएंगे तो इसका मतलब 20 आना चाहिए। तो करते हैं 3x प्लस के 5 माइनस x, जब इसकी माइनस की यहाँ गुणा होगी तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये सब बराबर होगा 20 के। इसे हम हल करते हैं, 5 से 5 कट जाएगा और 3x से 1x जाएगा, तो ये बचेगा 2x बराबर 20। x बराबर हो जाएगा हमारा 10, यानी कि हमारा x का मान आएगा निकल कर 10। बस हमें वर्तमान आयु निकालनी है, यहाँ पर रख लें, ये हमारी वर्तमान आयु है। तो 3 × के 10 प्लस के 5,
तो 30 प्लस के 5 बराबर 35, यानी कि उसके पिता की उम्र अब है वर्तमान में 35। देखते हैं राजन की उम्र कितनी है। राजन की उम्र ये है, यानी कि 10 प्लस के 5। राजन की उम्र वर्तमान में है 15 वर्ष, यानी कि 15 साल, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें दिया गया है यदि $10.25 बराबर 8, $12.25 बराबर 10, तो वहीं बताइए $14.53 बराबर का मान क्या होगा। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये बड़ी 10 और 25 के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उनका मान छोटा हो गया। इसी तरीके से 12 और 25 का मान ऐसा हुआ कि छोटा हो गया 12 और 25 के मुकाबले। तो इसमें क्या किया इन्होंने, 1 प्लस के 0, उधर प्लस के 2 प्लस के 5, यानी कि इन सब अंगों को आपस में जोड़ दिया गया। ये बैठ जाएगा हमारा 8 के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर 1 प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 5, ये सब 10 के बराबर है। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा 1 4 प्लस के 5 3 प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा ये 13, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, यानी कि हमारे पास ये 4 संख्या दी गई हैं 43, 22, 13, यानी कि 13 और 41। तो बताइए इनमें से कौन सी संख्या सबसे अलग है। तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं इनमें 43 जो कि एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है और 41 भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो अपने आप से और सिर्फ 1 से डिवाइड होती हैं, उसके मुकाबले और किसी से भी डिवाइड नहीं होती, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें ऑप्शन बी जो कि 22 है, 22 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 22 एक भाज्य संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए और बताइए कि आगे क्या होगा, यानी कि जो इन दोनों के बीच का संबंध है वही इसके बीच का संबंध क्या होगा इनमें से। तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें इसका मतलब होता है हमारा W होता है हमारा 23 पर, 23, 21 और 19, ये होता है हमारा 4, 6, 8। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ पर हमारे 2 माइनस हो रहे हैं, देखो 23, 21 और 19, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, 6, 8। यहाँ पर हमारा माइनस के 2, 21 आ गया, फिर इसमें से -2 करेंगे 21 में से, तो ये आ गया बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पर हमारा +2 आ रहा है, तो प्लस के 2 6 और 6 प्लस के 2 8। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा संबंध बैठ रहा है ऐसे, जबकि हम देख पा रहे हैं कि M, K और I, यानी कि 13, 11, 9, वही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर -2 हो रहा है। तो आने वाले जो भी इसका उत्तर होगा उसमें जाहिर सी बात है प्लस के 2 होगा। तो देखते हैं किस में प्लस का 2 हो रहा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखते हैं पहले जी, यानी कि 7, 5 और 3। दोस्तों इसमें माइनस हो रहा है, हमें प्लस वाले 2 चाहिए, ये वाला। इसे देखते हैं LJH का मतलब हुआ यानी कि 12, 10 और 8। यहाँ पर भी माइनस के 2 रहा है, जबकि हमें -2 नहीं, हमें +2 चाहिए। तो बस इसका मतलब ये बचा कि NPR, N का मतलब 14, 16 और 18, बिल्कुल ठीक, प्लस के 2 और प्लस के 2। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसके बाद में आएगा NPR। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है नदी और धारा, फिर हमें बताना है कि महासागर का वही संबंध इनमें क्या है। दोस्तों नदी के पानी को, बहते हुए पानी को बोलते हैं हम धारा,
लेकिन महासागर के बहते हुए पानी को बोलते हैं हम प्रवाह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि दो बिंदुओं, इसमें पूछा है कि दो बिंदुओं वाले फलक के सामने फलक पर कितने बिंदु हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक तो यहाँ पर हमें एक पासा दिखाया गया है, उसमें दो के सामने एक तो एक नहीं हो सकता, एक 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दो के सामने एक दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि दो के विपरीत फलक पर एक बिल्कुल भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ये भी है। यहाँ देख सकते हैं 2 के बाद में हम 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, तो यहाँ 3 भी नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 को दिखने के साथ साथ अगर 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, इसका मतलब 1 नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा हमारा। फिर इसके बाद में 5 भी नहीं दिखने का तो 5 भी कट जाएगा, और हमारा 4 भी नहीं होगा तो 4 भी कट जाएगा। इसका मतलब सिर्फ एक ऑप्शन बचा 6, तो बिंदु 2 के फलक के विपरीत होगा हमारा 6। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों इसमें दिया गया है कि 3 5 डॉट के बराबर 64 आ रहा है, 5 4 के बाद आ रहा है 81, 2 और 4 के बाद 6 और 6 और 4 के बाद क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें 3 × 3 यानी कि 9, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है कि 3 + के 5 बराबर 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 84 हो जाएगा, यानी कि ये वाला आ गया हमारा उत्तर। इसी तरीके से 5 + के 4 बराबर 9 स्क्वायर बराबर 81, ये उत्तर आ रहा है हमारा। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 + के 4 बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये वाला। तो बस इस प्रकार ये आ जाएगा 6 + के 4 बराबर 10 स्क्वायर बराबर 100, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दे रखा है कि 3 6 8 56 10 19 2 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा जो कि इनके बीच का संबंध है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या किया हुआ है, इसमें कर रखा है इन्होंने 3 से पहले बिल्कुल 3 से पहली वाली संख्या आती है 2, तो उसकी ही आपस में गुणा कर दी गई है इन्होंने, 3 दूनी 6 जो कि बराबर है इसके। उसी प्रकार यहाँ पर 8 से पहले 7 और 7 के बाद आता है 56, अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो ये वाला उत्तर आ गया हमारा। उसी प्रकार से 10 × 9 यानी कि 19, बिल्कुल ठीक है। 2 से पहले आ जाएगा 1, 2 1 जा 2, तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ क्या उत्तर हो सकता है, चेक करते हैं क्या हो सकता है हमारे यहाँ पर उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर ये उत्तर सारे गलत हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं यानी कि इसका सही उत्तर होगा 5, क्योंकि 5 से पहले आएगा 4 और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, बिल्कुल ठीक। देखिए इसी प्रकार अगर हम 1 से पहले आएगा 0 और 0 की गुणा करेंगे तो इसमें 0 आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि प्रश्न आकृति हमारे सामने दी गई है, प्रश्न आकृति, उसी प्रकार से उत्तर आकृति हमें देख कर बतानी है क्या आ सकती है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर पेपर कटिंग का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले पेपर को इधर की ओर मोड़ा गया, फिर उससे नीचे की ओर मोड़ा गया, उसके बाद में फिर एक और फोल्डिंग की गई, और इस तरीके से फोल्डिंग करने के बाद फिर ये इस कोने को यहाँ पर फोल्ड कर दिया गया और यहाँ पर एक डॉट का निशान लगा दिया गया, ये वाला जो हम देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये डॉट, अगर पहले ये फोल्डिंग खुलेगी इधर की तरफ, अगर हम यहाँ पर खोलते हैं इस फोल्डिंग को, तो अगर हमारी ये 0 वाली फोल्डिंग यहाँ से खुल आएगी, इधर खोल देंगे तो ये हमारी फोल्डिंग आ जाएगी यहाँ पर। फिर इसी फोल्डिंग को जब हम इधर खोलेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम ये फोल्डिंग आ जाएगी हमारी यहाँ पर। तो एक जो हमारा इसका बीच का कोना आया ये इस तरीके के चिन्ह का, यानी कि डॉट 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 और ये नीचे डॉट। तो देखते हैं क्या पहला उत्तर हो सकता है। तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक कोने के अंदर आएंगे 4 डॉटेड, क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएंगे। यहाँ बन जाएगा डॉट डॉट, ये डॉट और ये वाला डॉट। फिर हम इस जो फोल्डिंग नीचे की ओर थी
ये हमारी ऊपर खुल गई, अब ये इधर से इधर खुल जाएगी, तो ये चारों तरफ हो जाएंगे। तो क्या हो सकता है, इसमें 3 डॉट हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। बीच का डॉट बिल्कुल भी नहीं आएगा हमारा, क्योंकि बीच का डॉट का कोई काम भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 4, 6, 10, 16 और 14 के बाद में क्या होगा। ये एक श्रृंखला का वो है, न्यूमेरिकल श्रृंखला। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या बढ़ के आ रहा है ये। अगर हम चेक करते हैं कि 2, 4 प्लस के 2 इक्वल टू 6। दोस्तों इसमें हमेशा चेक करते हैं कि सीरीज कितनी धीमी बढ़ रही है या कितनी तेज़ बढ़ रही है। 4 के बाद में 24 पहुंच गया, 6, 10, 16 और 4। इसका मतलब सीरीज जो बढ़ रही है हमारी थोड़ी धीमी बढ़ रही है, धीमी। और जब भी सीरीज धीमी बढ़ती है इसका मतलब सीरीज में कुछ प्लस किया गया है। तेज़ बढ़ती है इसका मतलब वहाँ पर कुछ गुणा किया गया है या फिर कहीं उनका स्क्वायर किया गया है। तो दोस्तों इसके बाद जोड़ सकते हैं हम 4, बिल्कुल ठीक। 4 के बाद यहाँ जोड़ दिया गया है 6, 6 के बाद जोड़ दिया गया है यहाँ पर 8, यानी कि सीरीज बढ़ रही है 2 + 4 + 6 + 8। तो 8 के बाद में यहाँ पर जुड़ जाएगा 10। तो 24 के अंदर अगर हम 10 जोड़ेंगे आ जाएगा 34, जो कि हमारा उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होएगा। कभी भी ऐसी श्रृंखला में सिर्फ ये देखते हैं कि सीरीज हमारी धीमी बढ़ पा रही है या तेज़ बढ़ रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और देखते हैं कि इसमें हमसे पूछा गया है कि हीटर का मतलब है 753654। इसी ही प्रकार से TEASER बराबर का मतलब है 653854। तो बताइए एस को किस चीज़ से हम कोड कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे हल करा था अभी पर्सन, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या जो वर्ड दिया गया है हमारा अल्फ़ाबेट वर्ड दिया गया है उसमें चेक करते हैं क्या अंकी के गणित में बिल्कुल एक जैसे वर्ड को एक ही अंक से कोड किया गया है क्या। यहाँ पर डबल देखते हैं, यहाँ पर डबल ई है तो एक ई ये रहा हमारा, एक ही ये रहा। तो यहाँ पर ई का मतलब है 5, इस वाले ई का मतलब है 5। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता लग पा रहा है कि ई को जो सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है कि अल्फ़ाबेटिक को सिर्फ कोड कर दिया गया अंकों से। यहाँ पर भी ये चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर भी ई का मतलब 5 है, ये रहा एक ही ये रहा, एक ई हमारा यहाँ पर है, बिल्कुल ठीक। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एस देखते हैं कहाँ पर है। देखो आर का मतलब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, उसी प्रकार से आर का मतलब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो ये सीधा सीधा मतलब ये होगा कि अल्फ़ाबेटिक वर्डों को अंक गणित में सीधा सीधा कोड कर दिया गया है। तो हम देखते हैं कि एस कहाँ पर, एस हमारा यहाँ पर है 1 2 3 4, चौथे नंबर पर 1 2 3 4 यानी कि 8। तो एस बराबर हमारा 8 आ जाएगा, यानी कि एस को यहाँ पर 8 के रूप में कोड किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है कि डबल वर्ड दे रखा है ना कि कोडिंग है। इसमें देखते हैं कि आ क्या रहा है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इनके न्यूमेरिकल अंक लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इनफॉर्म को देखते हैं किस चीज़ से कोड किया गया है। ये आ रहा है हमारा JO। यहाँ देखते हैं 9, आई का मतलब 9, एन का मतलब 14, एफ का मतलब 6, ओ का मतलब 15, आर का मतलब 18 और एम का मतलब 13। इसे कोड किया गया है हमारा JOGPS और N, जहाँ की J का मतलब होता है 10, O का मतलब 15, G का 7, P का 16 और 5 का ऐसे S का मतलब 19 और इसका मतलब होता है 14। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये +1 आ रहा है, यानी कि I में जब हम +1 करेंगे तो J आ जाएगा। उसी प्रकार N में हम +1 करेंगे तो O आ जाएगा, F में हम +1 करेंगे तो G आ जाएगा, O में +1 करेंगे P, R में +1 करेंगे S, M में +1 करेंगे तो N। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम इसमें +1 करके चलते हैं। इसका मतलब होता है 8, और 8 में +1 करेंगे तो 9 बन जाएगा, यानी कि 9 की जगह हमारा होता है HI। ये O के बाद आएगा P, M N O फिर P, U के बाद में V, R के बाद में S।
तो लास्ट में पीवीसी किस में है, पीवीसी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पीवीसी इन दोनों में है। शुरू में देखते हैं आईपीओ, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब आईपीओ पीवीसी, यानी कि ऑप्शन सी ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें हमें ये कोड याद करने होते हैं। देखो कोड याद करने के कितने तरीके हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता सकता हूँ। एक तो इन्हें याद कर सकते हैं इजोटी से, ये ई पे होता है 5, 10, 15, 20 और 25। बस उसी तरीके से है ना हम याद कर सकते हैं इनके आगे और पीछे क्या क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ये दोस्तों ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यानी कि रक्त संबंध। के पिता की माँ जी की बहन है, तो जिसके बारे में दिया गया है सिर्फ उसका डायग्राम बना दे। सबसे पहले डायग्राम देखने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। देखिए जैसे कि हम हैं, यानी कि यदि हम अपनी बात करेंगे तो हम आएंगे मिडल पीढ़ी में, यानी कि यहाँ पर मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, या फिर हमारे चाचा के बच्चे, हमारी चाची के बच्चे, ये सब हम एक पीढ़ी के होंगे। हमसे जो बड़े होंगे वो हमसे ऊपर की पीढ़ी में आएंगे, यानी कि हमसे ऊपर की पीढ़ी यहाँ पर आएगी। पीढ़ी को ऊपर दर्शाने के लिए ऊपर का चिन्ह बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पापा, हमारी माँ, हमारे चाचा चाची, उसी प्रकार से माँ की बहन यानी कि मौसी मौसा, या मामा मामी, मौसी मौसा, फूफा, जितने भी होंगे इनकी पीढ़ी ऊपर आ जाएगी। और यदि इनके पापा होंगे वो इनसे ऊपर आ जाएंगे, यानी कि हमारे लगेंगे वो दादा दादी, नाना नानी, ये सब हमारे इस पीढ़ी से। हम नीचे चलेंगे पीढ़ी में तो हमारी औलाद, यानी कि हमारे बेटा बेटी, हमारे चाचा के बेटा बेटी, जो हमारे चाचा का बेटा है उसके भाई बहन, चचेरा भाई यहाँ पर आ जाएगा, हमारे बहन के बच्चे, हमारे भाई के बच्चे। बस हम ये पीढ़ी दर्शाते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरी बात एक और, यहाँ पर हम यदि कोई पुरुष है यानी कि अगर मेल है तो उसे हम बॉक्स के अंदर दर्शाएंगे, यदि कोई महिला है तो उसे हम राउंड के अंदर यानी गोले के अंदर दर्शाएंगे। दूसरी बात, यदि वो आपस में भाई बहन है तो सिर्फ एक डंडे के साथ दर्शाएंगे, लेकिन अगर उनके शादीशुदा है तो उन्हें डबल डंडे से दर्शाएंगे। बस ये थोड़ी चीज़ें देख, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं के पिता, के पिता, के का जेंडर नहीं पता अभी हमें, के पिता हैं तो ऊपर आएंगे, पिता को नहीं पता, हम अभी ने बॉक्स के रूप में बता देंगे। के पिता की माँ, यानी कि इनकी भी कोई माँ है तो डॉट बना देंगे। के पिता की माँ जी की बहन है, यानी कि के पिता की जो भी माँ है वो जी की बहन है, ये जो जी है इसकी बहन है। फिर आगे चलते हैं, वो बता रहा है कि एस जी की पुत्री है, एस जी की पुत्री है, यानी कि जो एस है वो जी की पुत्री है। अगर जी की पुत्री है तो इसका मतलब नीचे आ जाएगा, वो पुत्री है तो डॉट गोला बन जाएगा। एस के पिता से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो एस है वो के पिता से यानी कि इससे किस प्रकार संबंधित है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एस की क्या लगेगी। देखते हैं, ये इसके पिताजी हैं, ये इसकी बहन है और ये बहन का बेटा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये चचेरी बहन लग जाएगी। इनके ऑप्शन ए इसका सही होगा। चचेरी बहन भी कह सकते हैं, चचेरी बहन के मुकाबले यदि हम कहते हैं कि फुफेरी बहन भी लग सकती है, क्योंकि ये पापा की बहन यानी कि इसकी लग जाएगी बुआ, और बुआ का बेटा, तो चचेरी भाई बहन का इनका रिश्ता आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। ये इशारा करने वाला, यानी कि कोई किसी की तरफ इशारा करता है या दर्शाता है या उसके बारे में बातचीत करता है, तो इन ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिसकी तरफ को भी इशारा करते हैं सबसे पहले उसे लेकर चलते हैं। इसमें पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो बोल रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा कि उसके भाई, मैं कर रहा हूँ महिला की ओर इशारा, तो उसके भाई यानी कि महिला का भाई, तो दोस्तों महिला का भाई बना दिया, ये रहा भाई है तो इसका मतलब स्क्वायर में आएगा। महिला का भाई एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, उसके भाई का यानी कि महिला के भाई का एकमात्र पुत्र है तो नीचे बना देंगे। इस महिला के भाई का एकमात्र पुत्र
मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि जो भी इसकी बहन है उससे मैं विवाहित हूँ, उससे मैं विवाहित हूँ। विवाहित का मतलब डबल डैश लगाएंगे। महिला के भाई का, ये महिला, ये उसका भाई का पुत्र, जो भी इसका पुत्र है वह मेरी बहन, मेरी पत्नी का भाई है। अगर मेरी पत्नी का भाई दोस्तों, तो इन सब के बीच और मेरे बीच में जो एक संबंध स्थापित कर रही है वो बीच में यह महिला कर रही है। तो हमेशा ऐसे इशारा करने वाले प्रश्नों में हमें सिर्फ वही पर्सन ढूंढना होता है जो इन लोगों के और मेरे बीच में संबंध स्थापित कर पा रही है। वो यहाँ पर यह महिला बीच में रिश्ता निभा रही है, क्योंकि ये मेरी पत्नी है तो इसकी बहन है। तो चलिए, तो महिला का मुझसे संबंध, महिला का मुझसे संबंध, महिला की हम इसकी महिला के इसके बारे में बात कर रहे थे। महिला का मुझसे संबंध, या हम ऐसा कह सकते हैं कि महिला मेरी क्या लगेगी। तो आइए चेक करते हैं महिला मेरी क्या लग सकती है। ये मेरी पत्नी, ये इसका भाई, ये भाई की माँ, ये भाई का बाप और ये भाई की माँ। अगर ये इसकी माँ है तो जाहिर सी बात है ये इसकी भी माँ होगी, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है। अगर ये आपस में भाई बहन है तो ये इसकी भी माँ होगी। अगर ये इसकी माँ है तो मेरी लग जाएगी सास। तो महिला मुझसे, ऑप्शन बी सास, यानी कि महिला मेरी सास लगेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न आकृति दी गई है और उत्तर आकृति दी गई है, यानी कि ये दर्पण का क्वेश्चन है, यानी कि प्रतिबिंब, दर्पण या शीशा कह सकते हैं। जिस भी और ये डैश डैश की आकृति मिलेगी, इसका मतलब ये है कि इस आकृति के ऊपर की ओर एक शीशा खड़ा कर दिया गया है। और बताइए कि ऐसा शीशा लगने के बाद कौन सा चिन्ह है, कौन सा आकृति बनेगी। इन प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि यदि शीशा हमारे साइड में बनता है ये, और यहाँ पर कुछ आकृति बनी हुई है, तो दोस्तों जो बदलाव होगा वो क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बदलाव होगा कि अगर साइड में शीशा है ये, तो जो बदलाव होगा, दाएं बन जाएगा बाएं, दायां बन जाएगा बायां, और बायां बन जाएगा दायां। वहीं और दूसरी बात, ऊपर की चीज़ ऊपर ही रहेगी और नीचे की चीज़ नीचे ही रहेगी। अगर शीशा हमारे साइड में है, नीचे की चीज़ नीचे ही रहेगी। लेकिन इसका उलट, यदि दर्पण हमारे ऊपर की ओर बनेगा, दर्पण अगर हमारे ऊपर की ओर बनेगा, तो इसमें हमारे जो बदलाव होंगे, इसमें बदलाव हमारे ये होंगे कि ऊपर की चीज़ नीचे आ जाएगी और नीचे की चीज़ हमारी ऊपर आ जाएगी। और दायां बायां हमारा कोई बदलाव नहीं होगा, दायां बायां हमारा कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि दायां दाएं रहेगा, बायां बायां ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि ऊपर, अब ये दर्पण हमारा ऊपर आया है, अगर ऊपर आया है तो इसका मतलब ऊपर की चीज़ नीचे चली जाएगी, ऊपर नीचे की चीज़ ऊपर चली जाएगी और ऊपर की चीज़ नीचे आ जाएगी। दाएं बाएं में कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर डॉट दिया गया है। अगर ये डॉट कौन कौन से पर्सन में, सिर्फ ये लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में देखो, इसमें राइट साइड में आ गया, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें फिर ये राइट साइड पहुँचा दिया लेफ़्ट साइड से निकाल के, ये भी नहीं हो सकता हमारा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तिरछा होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दर्पण है तो सिर्फ ऊपर की चीज़ नीचे चली जाएगी। दोस्तों सिर्फ यही एक उत्तर है हमारा। और देखते हैं क्या ऊपर की चीज़ नीचे, हाँ बिल्कुल ठीक, ये ऊपर थी हमारी डॉट, ये नीचे आ चुकी है ये रही। और जो नीचे की तरफ ये थे, ये बना हुआ था हमारा, इसका बॉक्स मान सकते हैं, छोटा बॉक्स, ये हमारा ऊपर चला गया। तो बिल्कुल ठीक है, हमारी चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है कि ऊपर की चीज़ नीचे आ जाएगी, नीचे की चीज़ ऊपर आ जाएगी, दाएं बाएं में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों प्रश्न आकृति दी गई है, ये पूछ रहा है कि ये हमारी पूरी जो आकृति है ये इनमें कौन से वाले में मिल गई है। दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें ये चलता है डैश 1 2 3 4, यानी कि ये बनेगा त्रिभुज, फिर नीचे डैश आ जाएगा, उसके बीच पॉइंट से जाकर फिर ये त्रिभुज बनना है। किसमें क्या यहाँ पर बन रहा है, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज बनने के बाद ये सीधी रेखा नीचे चली गई, और उसी रेखा से बिल्कुल मिलता जुलता ये लकीर सीधी हो रही है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी सीधी लकीर नहीं है, ये डैश वाली सीधी लकीर है। क्या इसमें बन रहा है हमारा, इसमें नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ये नहीं हो सकता। ये बन रहा है हमारा, ये ऊपर चला गया, लेकिन ये ऊपर की लकीर नहीं है इसमें, ये बिल्कुल भी नहीं है।
क्या ये बन रहा है हमारा? ये उल्टा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप पता उल्टा कर दिया हो, ये देख सकते हैं डैश। हाँ ये बिल्कुल दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखिए ऐसे ये बना हमारा ये डैश, ये 1 2 3 लकीर पूरी, बिल्कुल ये 1 2, ये नीचे आ गया। फिर इसी बीच के पॉइंट से ये ऊपर चला गया और इसी बीच के पॉइंट से ये ऊपर चला गया और ये यहाँ पर ये त्रिभुज के रूप में बन गया। तो ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों ऐसे आकृति वाले प्रश्नों को अधिकतर हम ऑप्शन से करते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। जब 2 ऑप्शन निकलते हैं उसमें जब चेक करते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर और देखते हैं कि वही दोस्तों फिर से ये शीशे वाला यानी कि दर्पण का क्वेश्चन है। सबसे पहले चेक करते हैं कि दर्पण कहाँ पर है। दर्पण हमारे नीचे की ओर है। अगर दर्पण नीचे की ओर है तो वही नीचे की चीज़ ऊपर हो जाएगी और ऊपर की चीज़ नीचे हो जाएगी। इसमें ऊपर की चीज़ें वस्तु यानी कि नीचे हो जाएंगी। दायां बायां सेम रहेगा। तो देखते हैं क्या इसका ये सही है? बिल्कुल गलत, क्योंकि ये जो इसका ऊपर का खुला हिस्सा है ये ऊपर की जगह उत्तर की जगह इसका पूर्व में चिन्ह हो गया, ये गलत। ये भी गलत, क्योंकि ऊपर की चीज़ नीचे चली जाएगी, नीचे की चीज़ ऊपर चली जाएगी। क्या ये हो सकती है? ये तिरछी होगी, ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। वही बात चेक करते हैं। देखो ये खुला हुआ हिस्सा नीचे आ गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दर्पण हमारा नीचे है और नीचे का हिस्सा ऊपर चला गया। तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, ये भी हमारा दर्पण का ही चिन्ह है, दर्पण का ही प्रश्न है। तो देखते हैं क्या। सबसे पहले देखते हैं दर्पण नीचे की ओर है, तो जाहिर सी बात है नीचे की चीज़ ऊपर चली जाएगी और ऊपर की चीज़ नीचे आ जाएगी, दायां बायां चेंज नहीं होगा। क्या दोस्तों ये उत्तर हो सकता है? बिल्कुल गलत, क्योंकि दायां बायां सेम रहेगा। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये तिरछी लाइन है और तिरछी लाइन के साथ में ये वाला हिस्सा हमेशा इधर इसी लाइन में होगा। ये इसका चिन्ह बदल गया, दाएँ से बाएँ चला गया, इसका मतलब ये गलत। इसे देखते हैं, ये भी गलत, क्योंकि ये दाएं ओर है, ये बाएं ओर चला गया। ये दाएं ओर है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि नीचे की चीज़ ऊपर, ऊपर की चीज़ नीचे। अब ये डॉट जो है, ये डॉट ये नीचे है, अब ये ऊपर हो जाना चाहिए। ये डॉट इधर की जगह, ये नीचे की ओर है, कहाँ हो जाना चाहिए? इधर की ओर हो जाना चाहिए। कौन सा हो सकता है हमारा? और ये चेंज हो जाएगा, तो हमारा ये तो है नहीं। तो दोस्तों हमारा ये हो सकता है उत्तर, क्योंकि ये डॉट इधर की जगह, ये डॉट आ जाएगी हमारी यहाँ, और ये नीचे की चीज़ ऊपर। ये तो जाहिर सी बात है कोना का कोना ही रहेगा, इनकी भी दिशाएं नहीं बदलेंगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।